जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग एनसीईआरटी मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 9th का फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में कैसे निरूपित किया जाता है और उसके दशमलव रूप के कारण उसका क्या क्या नाम दिया जा सकता है। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे और उस पे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सारा चीज करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं उससे। हाँ, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है, जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की होती है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होता है, या दूसरी भाषा में कहें कि वैसा दशमलव किस दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे और किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होता है? सपोज कीजिए आपको कह दिया गया कि आप जो है एक को 2 से भागा दें, तो एक में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ एक, जैसे हम लोग भाग देने के लिए तो पहले से बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब देखिए एक तो यहाँ लगेगा नहीं, 2 से यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो इसका यहाँ पर 0 देना होगा और 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। ये क्या है? डिवाइजर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या? डिवाइजर, या इसको भाजक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल, ठीक है। और नीचे यह जो बच रहा है, यह क्या कहलाता है? शेषफल या शेष कहलाता है। शेषफल, ठीक है, शेषफल होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आप बचपन से ही जान रहे होंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि भाजक जो होता है, भाजक हमेशा क्या होता है? शेषफल से बड़ा होता है। भाजक क्या होता है? भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अब यहां गौर कीजिए कि अगर शेषफल शून्य हो जाए, अगर शेषफल शून्य हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हम यहाँ 1/5 लिखते हैं, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यह क्या आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो ये भी क्या देख रहे हैं कि यह भी टर्मिनेटिंग है, शेषफल इसका शून्य हो रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका अनावर्ती अनवसानी दशमलव प्रणाली। ठीक है, अनावर्ती सॉरी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रणाली। अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रणाली, ये क्या होता है? इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेके सीखते हैं। ठीक है, इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी एग्जाम्पल से। आप यहाँ गौर करो, 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ 0 लगेगा, 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया, यहाँ कट गया। अब देखिए फिर पॉइंट का 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि शेषफल हमेशा क्या मिल रहा है हमें?
1 मिल रहा है, ये शेषफल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी शेषफल 1 आया, यहाँ भी शेषफल 1 आया, यहाँ भी शेषफल 1 आया। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यह 3 3 3 3 3 आते चला जाएगा। तो यहाँ भी आप देखो, भाजक क्या है, शेषफल से बड़ा है। क्या भाजक क्या है, शेषफल से बड़ा है ना जी, भाजक जो है शेषफल से बड़ा है। उसके बाद देखो, यहाँ भागफल में हमें एक चीज क्या मिल रही है कि यह जो है बार बार 3 ही रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिंग आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये जो आप 0.3333 देख रहे हो बार बार आ रहा है, तो गणितज्ञों ने इसे लिखने का एक प्रोसेस दे दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है रिपीट हो रहा है, इसीलिए 3 पर इस तरह से हम डंडा खींच देते हैं ऊपर में, तो उसको उसका नाम क्या दिया गया, रेकरिंग दिया गया। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0.3 रेकरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है बार 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 आते रहेगा, इन्फिनाइट टर्म तक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/3 इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग आ गया नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, हिंदी में इसको कहेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रणाली। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि 1/5 6 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। चलिए 1/7 को हम लोग एक बार लेके चेक कर लेते हैं। तो 1/7 को लेकर के चेक करेंगे तो यहाँ देखिए हमें क्या आता है, 1 में 7 से भागा देते हैं हम लोग, 1 में 7 से भागा देना है हमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, क्या 0 पॉइंट। अब देखिए 7 1 जा 7, तो यहाँ क्या हो गया 7, यहाँ बच गया 3, अब बच गया 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ 28, फिर यहाँ 2 बच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर 0, 7 दूनी के 14, तो यहाँ हो गया 14, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ कट गया, फिर 0, 7 8 56, यहाँ हो गया 56। ठीक है, अब देखिए 56 आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 7 पंचा 35, 35, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कट गया। अब यहाँ 0, 7 7 जा 49, 49, अब देखिए यहाँ 1 बच गया। हम क्या देख रहे हैं, जहां से हम शुरू किए थे वही रिमाइंडर अब हमें बच रहा है। इसका मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यह फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 4 लगेगा, इस तरह से यह रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम रिपीट ना करके इसको हमने क्या लिख दिया, आवर्त के रूप में लिख दिया। ठीक है, आवर्त के रूप में जब लिख दिया हमने इसे, तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग लिखेंगे 0.14285 ऊपर में रेकरिंग। मतलब ये हुआ कि 1 में 7 से अगर हम भागा देंगे तो यह क्या होगा, 0.142857 बार 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 यह आते रहेगा इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव। एक तीसरी प्रकार, अब देखिए ये जो हम अभी तक देख रहे थे, ये जो दोनों दोनों तरह की हमने देखा दशमलव प्रणाली, ये किस में होती है, परिमेय संख्याओं में होती है। ये जो होती है क्या होती है, परिमेय संख्याओं में होती है, रेशनल नंबर में। यह क्या बता रहा है, यह दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स में क्या होती है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परिमेय में हमने देखा कि या तो वो शांत होगा या फिर अशांत होगा या अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा। चलिए अगला चीज हमें देखना है कि अनवसानी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लिख दें 0.1
0 1 1 0 1 1 1 0 सो ऑन, इस तरह से बढ़ता चला जाए। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 10 आया है क्या, यहाँ 10 आया है, लेकिन यहाँ क्या आया 110 आया, यहाँ क्या आया 1110 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह आवर्ती नहीं है, यह रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 10 है, यहाँ 110 है, यहाँ 1110 है। मतलब यह जो है एक ही टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग टर्म आ रहा है। तो इस तरह का डेसिमल जो होगा वह क्या कहलाएगा, अनवसानी अनावर्ती दशमलव कहलाएगा। इसमें रेकरिंग नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो डेसिमल होगा वह क्या होगा, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, वह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही हो सकता है जिसका कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव हो। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पाई। ठीक है, पाई का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। जैसे हम लोग जब सर्किल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का उत्पत्ति वास्तव में सर्किल से ही हुआ था शुरुआत में। ठीक है, पाई क्या होता है, किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है, नहीं, 2 पाई आर। तो यहां हमने देखा। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2। √2 क्या है, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है। पिछला एक्सरसाइज जब हम बना रहे थे 1.2 का, तो उसमें हमने इसका वर्गमूल निकाल के आपको दिखाया था कि यह जो है सो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल √2 होता है। इसीलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 लेते हैं तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है। आइए चलिए एक एग्जांपल लेकर के अब हम लोग चेक करते हैं। आइए क्या कर रहा है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ इतना 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 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका तो हम लोग अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं क्या। अब ये दोनों बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 10/3, 10/3। अब हम 10 में 3 से भागा देते हैं, 10 में 3 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, लगेगा तो नहीं। अब क्या करना होगा, पॉइंट देना होगा। तो पॉइंट देना होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यह 3 रिपीट करेगा। तो इसका मतलब 10/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.3 रेकरिंग लिख सकते हैं। क्या आसानी से समझ में आ गया। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को थोड़ा सा एडवांस रूप में सीख रहे हैं। दूसरा देखते हैं 7/8, 7/8। तो अब देखिए 7/8। अब 7 में हम 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, किसमें, 7 में 8 से डिवाइड करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो लगेगा नहीं, सबसे पहले 0 लगेगा। तो उसके बाद पॉइंट, तो यहाँ 0 आ जाएगा पॉइंट का। तो अब 8 8 64, तो यहाँ कितना हो गया 64। यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कट गया 0, 8 7 56। तो यहाँ कितना हो जाएगा 56, यह 4 हो गया, ये कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, 8 5 40, तो 40 आ गया। अब तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया 0.0875। ठीक है, आप यहां देखो ये क्या हो गया, शांत न हो गया जी, जाके इसका शेषफल तो 0 बच गया। तो इसीलिए यह क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव प्रणाली में आ गया। ये देखिए ये क्या आया, अशांत, ये क्या है, रेकरिंग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल NTRD हो गया।
ठीक है, इसको आप समझ जाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, एनटीआरडी का मतलब हम लोग शॉर्ट में इसको यहां लिख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को टीडी हमने लिख लिया। चलिए, अब आता है लास्ट 1/7। अब 1/7 को भी हम लोग करके ही देख लेते हैं, हालांकि इससे पहले हम लोग इसको कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 1/7, तो 1 में अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो यहाँ 0 लगेगा, फिर पॉइंट, सॉरी पॉइंट यहाँ लिखाएगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ हो गया 3, 7 चौका 28, यहाँ हो गया 2। अब देखिए 0, 7 दूनी के 14, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7 8 56, यहाँ हो गया 4। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7 5 35, यहाँ हो जाएगा 5। उसके बाद 7 7 49, 49। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.14257 हॉल पर रेकरिंग। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, अनवसानी आवर्ती दशमलव इसको कहा जाता है। हम लोग इसका डिफिनेशन के साथ देख चुके थे, ये भी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि यह एक परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में इतना को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, इसको p बाय q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में आइए। 3.142678, ठीक है, इतना दिया गया है। इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, फिर भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो p बटे q के रूप में, तो इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट के बदले में 1। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं, उतना जितना भी डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। 2 2 4 2 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, यही क्या हो गया, 3.1422678 बाय 1 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, यही हो गया p बाई क्यू के रूप में इसे लिखना। हालांकि आप इसे और काट पीट सकते हैं, लेकिन यहाँ काटने पीटने की आवश्यकता नहीं है, हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया। आइए दिखलाइए कि इतना को p बटे q के रूप में निरूपित किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और q बराबर नॉट 0। आपको दिया हुआ इतना ना, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा अलग से सोच के हमें काम करना होगा। तो पहला काम हमारा क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में आइए, यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3333 शॉन, इसी को क्या लिखा गया है, 0.3 रेकरिंग। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, अभी जस्ट बताया आपको कि हमें कुछ अलग से ब्रेन लगाना है इसमें, इसीलिए हमारा काम यह होगा कि यह जो रेकरिंग वाला पार्ट है इसको हम किसी भी तरह से खत्म कर लें। तो अब इसे खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि यहाँ देखिए, रेकरिंग के अंदर में जितने भी संख्या है, ध्यान में रखना है, रेकरिंग के अंदर में जितनी डिजिट है, एक पर उतना जीरो से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, या फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मतलब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, हिंदी में क्या लिखोगे इसे, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 में 10 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें,
10x इज इक्वल टू, अब यहाँ 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3.3 रेकरिंग, क्योंकि यह 3 बार बार है तो एक यहाँ रेकरिंग ना लगा करके इसके बाद वाले पे भी हम रेकरिंग लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 0.3 रेकरिंग है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33 रेकरिंग। इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं। जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो यह पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 3.3 रेकरिंग आ गया। क्या समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान देना। अब चलिए इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिख लेते हैं 10x बराबर कितना है 3.3 रेकरिंग, और यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला तो चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें यहाँ क्या मिल गया 9x इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल गया, इसको रेकरिंग पॉइंट के बाद वाले तो खत्म हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3। यह x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/9। x का वैल्यू 3/9 आया, इसको काट लेंगे, 3 3 जा 9 होता है, तो यह x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। इसका मतलब हो गया कि 3.3 रेकरिंग को या 0.3 रेकरिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ये हमने निकाल के देख लिया। चलिए इसी तरह का दूसरा भी हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए, दिखाइए कि इतना को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताए हुए हैं कि सबसे पहले तो मान लेना है लेट x इज इक्वल टू 1.272727 शोन। इसी का दूसरा रूप क्या है 1.27 पर रेकरिंग, यही तो है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अभी जस्ट बताए थे कि रेकरिंग के अंदर क्या बताए थे कि रेकरिंग के अंदर जितनी भी डिजिट हो 1 पर उतना जीरो लेकर के हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रेकरिंग के अंदर 2 डिजिट है ना जी, यहाँ देखिए दो दो यहाँ 2727 करके आया है, तो 2 डिजिट हम देख रहे हैं रेकरिंग के अंदर है, मतलब 2 डिजिट ऐसे हैं जिस पर कि रेकरिंग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट क्या आ जाएगा 2 अंक के बाद आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, मतलब 127.27 आ जाएगा, ऊपर से रेकरिंग आ जाएगा। क्या अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब पुनः वही कार्यक्रम करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 100x यहाँ है ही इज इक्वल टू 127.27 रेकरिंग, यहाँ कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना है 1.27 रेकरिंग। क्या आइए अब देखिए यहाँ कितना आ गया 99x इज इक्वल टू आ गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट का बाद वाला तो खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 126, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/99। ठीक है, इसको और आप काट सकते हो आपकी इच्छा हो तो, नहीं भी काटोगे तो चलेगा, या तो हम इसको इतना ही छोड़ दें, या फिर इसको अगर काटना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 9 का 9 9 चौका 36, यहाँ हो जाएगा 11। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/11। ठीक है चाहे आप 126/99 लिखो या फिर 14/11 लिखो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है 9 का 9 9 9 3 12, ठीक 9 चौका 36, ठीक है 11, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, दिखाइए कि इतना को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q
जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही टाइप है, थोड़ा सा यहाँ क्या अंतर दे दिया है कि यह 2 जो पॉइंट के बाद है इसको छोड़ के 3 5 पे रेकरिंग लग रहा है। रेकरिंग कहाँ लग रहा है? सिर्फ 3 5 पे लग रहा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 सो ऑन। इसी को क्या लिखा जा सकता है? 0.235 रेकरिंग। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज यहाँ आपको यहाँ करना है, क्या करना है समझिए इसको। हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट रेकरिंग स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक अंक को छोड़ करके, एक डिजिट को छोड़ करके तब स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि इस पॉइंट को रेकरिंग वाले डिजिट के जस्ट पहले लाना। अब देखिए रेकरिंग वाले डिजिट के जस्ट पहले लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इसका, एक मिनट, रेकरिंग वाले डिजिट के जस्ट पहले लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 2.35 रेकरिंग। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, सॉरी समीकरण 1 तो हो ही गया, 2 मान लेते हैं। अब देखिए अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह रेकरिंग खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यह पॉइंट क्या है? रेकरिंग के एक अंक के पहले है, नहीं यहाँ पर रेकरिंग के जस्ट पहले है। तो अब हमें यह काम करना है कि रेकरिंग के जस्ट बाद अब इस पॉइंट को लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या बताए थे कि रेकरिंग के अंदर जितने भी डिजिट हैं एक पर उतने जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा? सेकेंड में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 रेकरिंग। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए, अब आप गौर करोगे तो आप यहां देखोगे कि अगर इक्वेशन थर्ड में से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, तो यह रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम जो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में यह चलना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि यह रेकरिंग वाला पार्ट जोड़ घटाव करके खत्म हो जाए। ठीक है, वही काम यहाँ कर रहे हैं हम लोग, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। अब तीन में से, समीकरण 3 में से अगर 2 को हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो 1000x इज इक्वल टू 235.35 रेकरिंग। और एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ लेंगे कि 235.35 रेकरिंग, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 235.35 रेकरिंग। मतलब पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसको अलग अलग करके हमें पढ़ना होता है, एक साथ नहीं पढ़ सकते, ऐसा रूल बनाया गया। तो आइए उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ सेकेंड में क्या है, 10x इज इक्वल टू 2.35 रेकरिंग। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1000 में से 10 जब घटेगा तो कितना बचेगा जी, 990 न बचेगा। 990x इज इक्वल टू कितना हो गया, यह रेकरिंग वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 235 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 233। या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 233 बट्टा में 990।
90। यही उसका हो गया P बटे Q के रूप में लिखना या निरूपित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि इतना और इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए बी, या ए बी नहीं ए सी यहां लिख दो, काहे कि बी यहां ले लिया, ए सी। मतलब दो परिमेय संख्या अगर दिया हुआ हो उसके बीच में हमें अगर अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या बराबर रूट ओवर उन दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में इरेशनल नंबर या वन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7 will be क्या हो जाएगी, फार्मूला तो हम लोग पढ़े ही हैं, विल बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/7 इंटू 2/7। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 2 या अब यहाँ देखिए रूट 2/7 7 49 दो सात में से एक साथ तो बाहर आ जाएगा, तो रूट 2/7 ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया 1/7 और 2/7 के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया फार्मूला से। अगर हमें फार्मूला याद ना रहे एग्जाम में तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी प्रोसेस है। सॉल्यूशन 1 हो गया ये। अब देखिए सॉल्यूशन 2 देखते हैं। सॉल्यूशन 2 सेकेंड, दूसरे तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस दोनों को डिवाइड करना होगा। ठीक है, 1/7 और 2/7 का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो 1/7 1 में 7 से हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 7 का 7, यहाँ हो गया 3, यहाँ 0, 7 चौका 28, यहाँ हो गया कितना 8 2 10, ये कट गया, 7 दूनी के 14, यहाँ हो गया 6, यहाँ 0, 7 8 56, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 0, 7 5 35, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 0, 7 7 49, यहाँ हो गया 1। ठीक है, तो अब यह रिपीट करेगा, इसका मतलब कि 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.14285 होल पर रेकरिंग। यह हो गया 1/7 का वैल्यू। अगर हमें 2/7 निकालना हो तो 2/7 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7 का वैल्यू। ध्यान रहे आप डिवाइड करके, जैसे 1 में डिवाइड करके हमने निकाला वैसे भी आप इसको भागा करके भी निकाल सकते हो। चूंकि हमें 1/7 का वैल्यू निकला हुआ था और 2/7 का वैल्यू निकालना था, तो हमने क्या किया, जस्ट इसका 2 गुना कर दिया तो हमें निकल गया। चलिए अब हमें लिखना है इरेशनल नंबर। सो irrational number between 1/7 and 2/7 will be, अब देखिए इसके बीच में तो
अनंत इरेशनल नंबर होगी, अनगिनत इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लिखना है। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, यह जो आपको दिख रहा है इससे जस्ट थोड़ा बड़ा और इससे थोड़ा छोटा, इसके बीच में जो भी डिजिट नंबर्स आएंगे वो सारी होंगी, लेकिन वह इरेशनल होना चाहिए। तो इरेशनल होने के लिए क्या हो जाएगा, 0.1, यहाँ 4 के बदले में हम 5 लिख लेते हैं, 50150015000 शोन। इस तरह से यह क्या हो जाएगा, ना तो टर्मिनेटिंग है, यह क्या है, नन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, नन रेकरिंग भी है। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ हो उससे ही यह मिल जाए, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि इस दोनों के बीच में हम लोग अनगिनत और अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम कोई लिखे और हो सकता है बुक में कोई और लिखा हो। चलिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रणाली किस प्रकार का है। तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा, तो इसके लिए हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ से डबल जीरो काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्या यहाँ से डबल जीरो काटे तो यहाँ पॉइंट लगा और जो है यहाँ हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 0.36। तो यह कौन सा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग न हो गया जी, शांत दशमलव हो गया, यह क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब दूसरा है 3/13। अब 3/13 है, इसको तो डिवाइड करके हमें चेक करना होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आइए, 3 में 13 से हम भागा दे लेते हैं, 3 में 13 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो यह 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यहाँ क्या हो गया 26, यहाँ 6 4 10, ये कट गया 0, 13 तिया 39, यहाँ हो गया 1, यहाँ कट गया 0, क्या तो 0 लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर पॉइंट एक 0 बढ़ जाएगा, 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91, यहाँ कितना बच गया 9, ये यहाँ कट गया, उसके बाद 0, उसके बाद 13 सत्ता 91, 13 छक्के 78, 78, तो यहाँ क्या हो गया 8 2 10, यहाँ 7 1 8, यहाँ 0। अब देखिए क्या लगेगा, 13 9 17 से, 13 9 17 से 117, तो यहाँ क्या बच गया 3, ये कट गया। फिर देख रहे हैं कि वही रिपीट आ रहा है, इसके बाद इसका मतलब वही चीज आना शुरू हो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ 0 लगाएंगे, 13 दूनी 26, मतलब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, रेकरिंग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिपीट करेगा यह। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 0.230769, ऊपर से रेकरिंग। तो इस तरह का जब टर्म आ जाता है डेसिमल में, तो इसको क्या कहते हैं, नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल मतलब अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव यह आ गया 3/13। अब 1/11 को चेक करते हैं, आइए 1/11 लेते हैं, एक से एक में 11 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो यह 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा हमें, तब यहाँ लगेगा यहाँ, तो 11 नमा 99, यहाँ फिर 1 आ गया, तो 1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे नहीं, 0 लगाएंगे, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, फिर रिपीट करना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0.09, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.09 पर रेकरिंग। तो यह कौन सा डेसिमल हो गया, नन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। समझ में आ गया, आराम से उसका नाम हम लोग देख लेते हैं, डिवाइड करके फिर नाम का पता कर लेते हैं। अब देखिए 2/11 है, 2/11 है, तो जितना हमें 1/11 आया उसका 2 गुना आएगा, तो 9 दूनी के 18, 0.18 पर रेकरिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा
0.18 पर रेकरिंग आ जाएगा और इसका भी नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब है कि 4.1/8, तो 1/8 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 तो 4 ही रहेगा, 1 में 8 से डिवाइड करेंगे, 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले 0 लगेगा, फिर पॉइंट, यहाँ 0, 8 का 8, तो कितना हो गया 8, यहाँ हो गया 0, सॉरी 0 नहीं, 8 2 10 ना, यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद कितना हो गया, यहाँ 0, 8 पंच 8 दूनी के 16, यहाँ क्या हो गया 16, 16 4 20, ये कट गया 0, 8 पंच 40, ये तो कट गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग न हो गया जी। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 4.125, तो और यह इसका नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव प्रणाली। क्या हो गया यह, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अगला देखते हैं। 329 बट्टा में 400 है, 329 में 400 से हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 0 लगेगा, उसके बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए 9 चौका 36 नहीं गया, 8 चौका 32, 8 लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौका 3200 हो गया, क्या यहाँ 90, ये कट गया। उसके बाद देखिए फिर 0 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 800, तो यहाँ कितना हो जाएगा 001, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी के 800 फिर से लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 0 2, ये कट गया। अब यहाँ 0 4 पंच 20, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 2000 हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया हमारे पास मिल गया इसका वैल्यू 0.8225। ठीक है, ये तो कट गया है, इसका शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि इतना का वैल्यू दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। एकदम आसान है, अभी जस्ट आपको हम बताए हुए थे कि अगर 1/7 का वैल्यू हमें मालूम है तो 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/7 इज इक्वल टू हमें दिया गया है 0.14287 पर रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए हमें 2/7 निकालना है, सो 2/7 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.14287। ठीक है, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 8 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूनी 28, 0.285714। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू। तो हमने कैसे निकाला कि 1/7 दिया हुआ था, 2/7 निकालने के लिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू और 1/7 का वैल्यू पुट कर दिया तो निकल गया। अब देखिए शो 3/7 अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.142857। अब इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं, तो अब गुना कर लीजिए, तो 7 तिहाई के 21, 5 तिहाई 15, 1 16, नहीं नहीं 7 तिहाई के 21, हाथ में बच गया 2 ना, 5 तिहाई के 15 2 17, उसके बाद 8 3 24, 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 4 तिहाई के 12, उसके बाद 3 का 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 0.14
8571 ऊपर से रेकरिंग। ये हो गया 3/7 का वैल्यू। अब देखिए 4/7 अगर निकालना हो, 4/7 बराबर 4 इंटू 1/7 लिखेंगे इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, हाथ में बच गया 2, 5 चौका 20, 2 22, हाथ में बच गया 2, 8 चौका 32, 2 34, हाथ में बच गया 3, 4 दूनी 8, 3 11, हाथ में बच गया 1, 4 चौका 16, 1 17, हाथ में बच गया 1, 4 का 4, 1 5। ठीक है, यहाँ हो गया 0.571428। ये हो गया 4/7 का वैल्यू। अब हमें 5/7 और 6/7 निकालना है। आइए, 5/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, ही ना, ऊपर से रेकरिंग। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंच 35, हाथ में बच गया 3, 5 25, 3 28, हाथ में बच गया 2, 8 पंच 40, 2 42, हाथ में बच गया 4, 5 दूनी 10, 4 14, हाथ में बच गया 1, 5 का 20, 1 21, हाथ में बच गया 2, 5 का 5 2 7। यहाँ हो गया 0.71 इतना। ठीक है, 5 का 5 2 7। ठीक है, 14 यही हो गया। अब देखिए 6/7 अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/7 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.142857। ठीक है, आप लोग उधर निकालिए खुद से, हम इधर निकाल के आपको बोर्ड पर दे रहे हैं क्या। इसमें कंपटीशन होना चाहिए हमसे आपको। आइए, 7 छके 42, हाथ में बच गया 4, 6 पंच 30, 4 34, हाथ में बच गया 3, 8 छक 48, 48 3 51, हाथ में बच गया 5, 6 दूनी 12, 5 17, हाथ में बच गया 1, 6 चौका 24, 1 25, हाथ में बच गया 2, छक्का 6 2 8। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 पॉइंट इतना, यह हो गया रेकरिंग। इस तरह से हम लोग एकदम आसानी से बिना लंबा भाग दिए हुए इसको निकालने के लिए सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक बार देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं। आइए, तो इसको अगर पॉइंट P/Q के रूप में लिखना है तो इसके लिए हम लोग पढ़े हुए हैं प्रोसेस। आइए वही करते हैं। पहला नंबर सॉल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू 10। अब देखिए इसको, इसी को दूसरे भाषा में भी हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लंबा चौड़ा हम लोग लाइन ना लिख करके शॉर्ट में लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10। ये हो गया गणितीय भाषा है, इसीलिए हम लोग जितना शॉर्ट में लिखेंगे, कम लैंग्वेज का उपयोग करेंगे उतना अच्छा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 6.6 रेकरिंग। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? गौर कीजिए, कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 6.6 रेकरिंग, x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 6/9। इसी को आप लोग क्या लिख, या तो इतना ही छोड़ दो तब भी चलेगा, या फिर इसको काट लो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या इसको आप क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, आप 6/9 लिख करके भी छोड़ दो तब भी आंसर सही है, या फिर 2/3 लिख करके छोड़ दो तब भी आंसर आपका सही आना चाहिए, सही ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्या कहता है? गौर कीजिए। सेकेंड नंबर कह रहा है कितना?
तो मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47 रेकरिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मानेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए कि रेकरिंग पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, तो जितने अंकों के बाद स्टार्ट हो रहा है रेकरिंग, उससे पहले पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उस 1 पर उतने जीरो से हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10। इक्वेशन फर्स्ट में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 4.7 रेकरिंग आ जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। ठीक, अब हमें चूंकि रेकरिंग हटाना है, इसीलिए रेकरिंग जितने अंक पर रेकरिंग दिया हुआ उतने से हमें उतना 10 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 10x 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47.7 रेकरिंग। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड ये दिया हुआ है, तो अब थर्ड में से सेकेंड को घटा लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, गौर कीजिए आप यहाँ देख रहे हो 100x इज इक्वल टू 47.7 रेकरिंग, और यहाँ कितना है 10x इज इक्वल टू 4.7 रेकरिंग। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन करें तो दो अंक जो दिए हुए हैं पॉइंट में, उनके पॉइंट को जस्ट ऊपर नीचे लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है इन सब चीजों को, ये बचपन से वैसे हालांकि आप सीखते आ रहे हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉइंट वाला पॉइंट के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो 4 3 7 यहाँ 43 हो गया। यह x इज इक्वल टू कितना आ गया, 43/90। यही आपका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, सबसे पहला काम हमारा मानना है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0001 इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, बताए थे आपको कि रेकरिंग के अंदर में जितने भी डिजिट हैं 1 पर उतना जीरो रख करके हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 पर 3 गो जीरो, या दूसरी भाषा में कहें 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1000x बराबर कितना हो गया, 1.001। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड में अगर फर्स्ट को डिवाइड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x बराबर 1.001 रेकरिंग आया है, और x इज इक्वल टू कितना आया है, 0.001 रेकरिंग है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 999x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 1, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/999। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा है, एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि इतना को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखते हैं इसमें कुछ नया चीज हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए कह रहा है कि शिक्षक से आप बात कीजिए। तो आप हमसे बात कीजिए, देखिए क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं लेट
x इज इक्वल टू 0.99997 बराबर इसी को क्या लिख सकते हैं 0.9 रेकरिंग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। वही काम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, चूंकि एक ही डिजिट पर रेकरिंग है इसीलिए इस तरह से करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किए तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9 रेकरिंग। अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 रेकरिंग। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.9 रेकरिंग। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9। इसको आप कट कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, या x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर 0.9999 हो तो x का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। इससे हमें प्रूफ मिल गया क्या। चलिए ध्यान रखना है 0.9999 को या 0.9 रेकरिंग को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, जो कि हमने प्रूफ करके देख लिया। आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करें। मतलब 1 में 17 से आपको डिवाइड करना है। सीधी सी भाषा में आप कहें तो 1 में 17 से आप भागा देंगे और देखेंगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। इसमें 17 से डिवाइड हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ ये तो लगेगा नहीं, सबसे पहले 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट दिए तब पॉइंट 0 आ गया, फिर भी नहीं लगेगा, अब फिर 0 देंगे तो यहाँ पर फिर पुनः 0 हमें देना पड़ेगा। अब आइए 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ 5, यहाँ 1। ठीक है, अब देखिए फिर 0 17 छके 8 7 56, 8 5 13, 9 7 63, 9 6 15, तो 8 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 का 8 5 13, तो यहाँ कितना हो गया 6 4 10, यहाँ हो गया 3 1 4। ठीक है, अब फिर 0, अब देखिए फिर 8 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 136, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कट गया। ठीक है, अब हो गया 40, 17 तिया 51 नहीं लगेगा, 17 दूनी 34 लग जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6 4 10, यहाँ कट गया, यहाँ हो गया 17 तिया 51, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपको 9 1 10, यहाँ कट गया, तो अब यहाँ क्या हो गया 90। अब यहाँ चूंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यहाँ 90 ले आते हैं। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ हो गया 5। ठीक है, यहाँ 0, 17 तिया 51 नहीं लगेगा, 17 दूनी 34 लग जाएगा, यहाँ 34, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 4 10, यहाँ हो गया 1। अब देखिए यहाँ 0, तो अब कौन सा लगेगा 17 9 9 6 9 7 63, 9 6 15, 9 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 6 15, 17 नमा 153, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ कट गया, यहाँ 0। अब देखिए 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गया 2, यहाँ 0 फिर पॉइंट वाला, तो यहाँ क्या हो गया 20। अब देखिए कितना लगेगा 17 का 17, 7 3 10, यहाँ कट गया 0, 17 दूनी 34 तो लगेगा नहीं, 17 का 17 ही लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 10, यहाँ बच गया 1 1 2, यहाँ बच गया 13। अब देखिए 0 आ गया, तो 17 8 नहीं लगा, 17 7 7 7 49, 7 4 11। ठीक है, 7 7 49, 7 4 11, 17 7 19 से, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया कितना 1 1 2,
ठीक है, यहाँ बच गया 11। अब 17 70 नहीं लगेगा, 6 लगेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो 7 छके 42, 6 4 10, यहाँ कितना हो गया 8 2 10, यहाँ कट गया। ठीक है, अब क्या बच गया 80। फिर 80 में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचा 85, 17 चौका 68। तो यहाँ क्या बच गया आपको 8 2 10, यहाँ बच गया 6 1 7, यहाँ 12। अब कितना लगेगा 8 7 7 7 लग जाएगा, 7 7 49, 7 4 11, 1 यहाँ कट गया। अब वही रिमाइंडर आ गया जो शुरुआत में हमें भाजक के रूप में था, कहते हैं भाज्य भाज्य के रूप में था। तो यहाँ 1 से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 0 लगेगा, फिर जो है सो 5 लगेगा, इस तरह से यह आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 में 17 से भाग देने पर यह संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो 1/17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0588234, सॉरी 52 न है 5294117647 ऊपर से रेकरिंग। समझ में आया? तभी से हम लोग 1-2 अंकों पर रेकरिंग लगा के देख रहे थे। अब देखिए ये कितने अंकों पर रेकरिंग आया है। ठीक है, ये आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आंसर मिला दे रहे हैं, देखते हैं आपका आंसर सही आया है कि नहीं। 0.5826 एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P/Q के रूप में किसी परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं को उनके उदाहरण अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखिए कि शांत दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। चलिए 1/2 तो हम क्या देखते हैं 0.5, 1/4 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 0.25 शांत आ रहा है। उसके बाद देखिए 1/5 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। 1/25 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 25 चौका 100। तो ये इतना आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं उसके बाद और देखिए 1/10 अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 1/100 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे हैं वह कब आते हैं जब यह कब आते हैं जब इस P और Q में Q का वैल्यू या तो 2 का गुणज हो या तो 5 का गुणज हो या 2 और 5 दोनों का गुणज हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों आते हैं। तो यहां हम पाते हैं कि हम पाते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में यहां हम पाते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में
गुणनखंडों में केवल 2 के घात केवल 2 के घात कॉमा या 5 के घात या दोनों होते हैं, या 5 के घात या दोनों होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो यहाँ आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हो सभी में देखो, या 2 है, या 2 का घात 2 दूनी 4, या 5 है, या 5 का घात है। यहाँ देखिए 5 दूनी के 10, 2 और 5 मिला के बना है। यहाँ 100 है तो 25 चौका 100, तो 2 का घात और 5 का घात दोनों आ रहा है। तो मतलब यह हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल प्राप्त करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, या तो 2 का घात होना चाहिए, या 5 का घात होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों को मिला करके कोई घात होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिसमें कि आपको उसका दशमलव प्रसार क्या हो, कि अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब अपरिमेय संख्याएं आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो इसका आंसर एक तो यह √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.1011011110, इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और देख सकते हैं 0.2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। या फिर आप लिख सकते हो 0.050005000005, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सारा क्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। मतलब एक तरह से कहे तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। यही आपको लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच अलग अलग 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला तो हम आपको बताए हुए हैं कि √a भी होता है, लेकिन यहाँ हम लोग √a भी निकाल के जब करेंगे ना तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा रूट में निकालना। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप उससे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। हम इसको डिवीजन मेथड से करके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए 5/7, अब 5 में 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 0, फिर पॉइंट, तो यहाँ 0, 7 7 49 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया, यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा 7 का 7, यहाँ हो गया 3, यहाँ फिर 0, 7 चौका 28, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, 7 चौका 28, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, 7 दूनी के 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ कट गया, यहाँ 0, 7 8 56, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 0, 7 5 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ 0, फिर 7 7 49, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो अब फिर से कहाँ से शुरू हो जाएगा, 0 लेंगे तो फिर 1 से शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब यह इस तरह से रेकरिंग आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.714287 रेकरिंग, इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि
आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि हम यहाँ से रेकरिंग स्टार्ट किए हैं ना, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी रेकरिंग स्टार्ट करोगे, यहाँ पर 5 पे लाके खत्म कर लोगे। क्या यहाँ पर देखो कि 7×5 = 35 यहाँ आया ना जी, यहाँ से फिर 5 आना शुरू हो गया, यहाँ से फिर 5 आ गया, जस्ट वही डिजिट आ गया यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, या तो रेकरिंग यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओगे तो ये 7 छोड़ना होगा यहाँ, और एक बाद लगाओगे तो यहाँ से करना होगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.71428 इस पर रेकरिंग लगा सकते हैं हम लोग, यह भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में से कोई लिखोगे चलेगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब 9 में 11 से हम लोग भाग देंगे, 9 में 11 से भाग देना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0, 11 8 88, यहाँ कितना हो गया, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10, यहाँ हो गया, ये कट गया 0, 11 का 11, यहाँ बच जाएगा 9, ये कट गया 0, 11 8 88, फिर आ जाएगा 2, तो मतलब 0.81 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 0.81 रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.714285 रेकरिंग है, यहाँ पर क्या है 0.81 रेकरिंग है। अब इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है ना, सो इरेशनल नंबर या 3 इरेशनल नंबर, 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 will be। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों के बीच की संख्या लिखनी है आपको। चलिए पहला नंबर आप लिख सकते हो, पहला क्या लिख सकते हो 0.71 के बदले में 2 लिख दो, 2 7207220072222 इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो इसमें 0.7320 0, यहाँ 00 दे दो, 732, फिर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तीसरा भी आप लिख सकते हो, कुछ नहीं करना है, इस दोनों के बीच में ही सिर्फ संख्या को आपको रखना है, 0.741 ही ले लेते हैं, 741 0 7410 00 741 000। ठीक है, इस तरह से यह बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें आप देखो यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसका मतलब यह क्या है, अपरिमेय संख्या है जो हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। देखिए √23 का वैल्यू पॉइंट में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा, इसीलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए √225 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो 15 आएगा, 15 15 225 होता है, इसीलिए यह क्या हो गया, यह हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए यहां भी आप देख रहे हो कि 0.3796 है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.3796 को आप लिखना चाहो तो इस पॉइंट को हटा करके यहाँ इस तरह से लिख सकते हो, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3796/4 0 था। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यह P/Q के रूप में है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर यह भी देख रहे हो, या रेकरिंग इस पर लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.478 पर रेकरिंग हम लगा के लिख सकते हैं। तो यह क्या है, टर्मिनेटिंग है ना जी। हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भागा के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए हमने सीखा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, तो इसीलिए यह क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। शुरुआत में ही हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखिए आप, यह 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 10,000 है। तो यह क्या है, यह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती है, अनबसानी अनावर्ती दशमलव प्रणाली में लिखा हुआ संख्या क्या होता है, क्या होता है, याद कीजिए, अपरिमेय संख्या होती है। मतलब यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर, सिर्फ आपको देख के यह पता चल जाएगा कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ये शायद लगता है आपका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके लिए अब आपको पीडीएफ हम तैयार कर दे रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपको बाद में देखने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ हमने तीन चीज सीखा है कि दशमलव प्रणाली में तीन तरह की दशमलव प्रणाली होती है। पहला शांत दशमलव प्रणाली, जिसमें कि हम लोग जब भागा देते हैं किसी संख्या में दूसरी संख्या से तो वह कट जाता है, उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो उसे हम लोग शांत दशमलव प्रणाली कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कुछ ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें हम अंश में हर से जब हम डिवाइड करते हैं तो वहां क्या होता है कि वह कटता नहीं है, उसका शेषफल 0 नहीं आता है, और होता है क्या, उसका भागफल जो है बार बार रिपीट करता है पॉइंट के बाद। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिन्हें भाग देने पर कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आती है। मतलब उसे भाग देते जाएंगे, ना तो कभी खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, और वह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होती है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।